भले ही उसका प्रोफेशन आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उस प्रोफेशन के लिए जो उस औरत ने छोटी सी उम्र में किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उस समय पे कहावत थी कि पूरे काठियावाड़ में गंगा से खूबसूरत लड़की कोई नहीं। मेरा हिसाब से हिंदुस्तान की पहली ऐसी कोठे वाली होगी जिसने उस ज़माने में एक बेंटली कार खरीदी। उसने कहीं किसी नशे की हालत में गंगूबाई का रेप किया। तो गंगूबाई का ये कहना था कि अपना जिस्म बेचती हूँ लेकिन अपनी मर्जी से बेचती हूँ। करीम लाला औरतों की बहुत इज्जत करते थे, वो कभी आंख उठा के नहीं देखते थे औरतों की तरफ। तो उनको जब पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने अपने आदमी भेज के उस परवेज़ को ढूंढा, उसको मारा, अपने बंदों को बोला इसकी पिटाई करो, सीधा करो, पुलिस के हवाले करो, केस बनाओ इस पर। और उससे माफ़ी मांगी गंगूबाई से। तो उसने वहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि आज मैं ये करीम लाला साहब को अपना भाई मानती हूँ। और करीम लाला ने कह दिया आप हमारी बहन जैसी हो। तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन उसके बाद वो कमाठीपुरा का माहौल बदल गया। बहुत से वेश्वाओं के कमरों में आज भी गंगूबाई की फ़ोटो लगी हुई है और उसको हार चढ़ाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आज शनिवार का दिन, और आपको मालूम है कि हम शनिवार को जो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी मुंबई के उन औरतों की बातें जो अंडरवर्ल्ड से किसी न किसी तरह जुड़ी रही हैं, उन औरतों की बातें की जिसमें हमने सपना दीदी, शिल्पा जावेरी, बेला आंटी, जैनाबी, इनकी बातें की। और आज इस लड़ी में आखिरी किस्त में हम बात करेंगे उस औरत की जिसने बहुत छोटी सी उम्र में एक बड़े सेंसिटिव किस्म के फील्ड में अपना नाम कमाया। भले ही उसका प्रोफेशन आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उस प्रोफेशन के लिए जो उस औरत ने छोटी सी उम्र में किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बहुत अजीब सा किस्सा है कि एक गुजरात के काठियावाड़ इलाके में जो साउथ वेस्ट सौराष्ट्र का एक हिस्सा है, वहाँ पे एक ये लड़की जिसका घर का नाम गंगा था, उसका जन्म होता है 1939 में, 1939 में। और उस ज़माने में उसके माँ बाप इतने कुछ दूरंदेशी वाले थे कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी लड़की को अच्छा पढ़ाएँ लिखाएँगे। और उस इलाके का जो सबसे बढ़िया स्कूल था, उसमें इसको भर्ती करवाया गया। वहाँ जहाँ से गंगा ने अपनी 10वीं पास की। और उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम था उसके हिसाब से जो जूनियर कॉलेज का जो किस्म का एक उस समय जो सिस्टम होगा, उसमें उसकी एडमिशन हुई। कोई 16-17 साल की उम्र होगी। लेकिन जो हमने इसके ऊपर मैंने गुजरात के बहुत पुराने सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, काठियावाड़ के कुछ पुराने लोगों से भी बात की। वहाँ के जो पुराने एक स्कूल टीचर हैं जो बाद में एमएलए भी बने काठियावाड़ से, और उसके बाद थोड़ी देर मंत्री भी बने, लेकिन ईमानदार आदमी थे, इसलिए ज़्यादा देर पॉलिटिक्स में टिक नहीं पाए। उनसे भी मेरी बात हुई। आज नहीं, मैंने 1988-87 में बातें की थी, जब मैंने अपने अखबार के लिए एक सेंटर का जो संडे मैगज़ीन सेक्शन होता है उसके लिए गंगूबाई काठियावाड़ी पे जो स्टोरी की थी, उस पे उस ज़माने में मैंने बहुत रिसर्च किया था। मैं गुजरात भी जाके आया था उनके काठियावाड़ जो एमएलए साहब थे उनके घर पे। और खैर पुरानी बात हो गई। लेकिन तभी गंगूबाई पे कोई फ़िल्म नहीं बनी थी। अब मैंने कुछ मालूम पड़ा, कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि संजय लीला बंसाली ने कोई फ़िल्म बनाई थी उसके ऊपर, जिसमें आलिया भट्ट ने गंगू का रोल किया था। तो वो लड़की जो उस ज़माने में स्कूल में गई, पढ़ी और जूनियर कॉलेज में पहुंच गई, वो कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत थी। मतलब वो जो मास्टर जी थे पुराने जो बाद में एमएलए बने, उनका कहना था कि उस समय पे कहावत थी कि पूरे काठियावाड़ में गंगा से खूबसूरत लड़की कोई नहीं। ये कुछ बड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन ले दे के मतलब यही निकलता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। और उसका जो उसका हाइट, उसका शरीर, उसकी बनावट, वो कुछ आम औरतों की तुलना से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। तो वो लड़की का जो बाप था वो
उसके दो किस्म के क्यास लगाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उसके जो घर वाले थे, उसके बाप चाचा वगैरह, वो वकालत के धंधे में थे। लेकिन मास्टर जी का कहना ये था कि वो मूंगफली के बहुत बड़े व्यापारी थे और मूंगफली का एक तरह से एक्सपोर्ट भी किया करते थे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि वो बड़े अमीर खाते पीते घर में पैदा हुई थी, जहाँ पे माहौल जो था कुछ खुलेपन का था। बच्चों को कुछ आज़ादी दी जाती थी, लिखने की, पढ़ने की, पहनने की और दुनिया में मूव करने की, चलन फिरन की। वो कुछ आज़ादियाँ थी जो बचपन में गंगा को मिली। लेकिन किसी को शायद ये मालूम नहीं होगा कि वो उस समय की वो जो आज़ादी थी वो शायद उसको ज़िंदगी के एक नए दौर में ले जाएगी, उस रास्ते पे ले जाएगी जो शायद कभी उसके घर वालों ने सोचा नहीं होगा। तो इनके बाप का एक अकाउंटेंट था जो और भी कई लोगों का जो हिसाब किताब था, जैसे आजकल के ज़माने में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते हैं, उस ज़माने में एक मुंशी हुआ करते थे। तो मैंने ये भी रिसर्च किया कि शायद जो लोग ये कहते हैं कि उसके माता पिता जो थे वो मतलब जो उसके पिता और उसके भाई थे वो वकालत का काम करते होंगे, क्योंकि वकीलों के पास भी एक मुंशी होता है। लेकिन वो जो मुंशी होता है वो कानून का जानकार होता है, वो अकाउंटेंट नहीं होता है। जो दूसरा अकाउंटेंट होता है बिजनेसमैन के पास, वो पैसे टके का हिसाब रखता है, आपकी बुक कीपिंग करता है, आपका वही खाता लिखता था, आपके पैसे टके का हिसाब रखता था। वो दूसरी किस्म का मुंशी होता है जिसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। तो मुझे ये एक बात ज़्यादा सही लगती है कि जो गंगा के जो पेरेंट जो बाप थे, जो उसके चाचा ताया थे, वो बिजनेसमैन थे, वकील नहीं थे, वकालत के धंधे में नहीं थे। तो ये मुंशी जो थे, जो अकाउंटेंट थे, उनका नाम था रमनीक लाल। तो ये रमनीक लाल जो थे, इनका बॉम्बे भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वो खाली गंगा के बाप के पास ही काम नहीं करता था, बल्कि और भी कई व्यापारियों के साथ काम करता था। उस समय पे जो इस किस्म के अकाउंटेंट जो मुंशी रखे जाते थे वो काफ़ी यकीन वाले ईमानदार किस्म के लोग गिने जाते थे, ताकि आपके पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं हो और आपका जो बुक कीपिंग है, जो अकाउंट्स हैं आपके बिजनेस के, वो सही मेंटेन किए जा सकें। तो एक पुराना ज़माने से ये तो सबको पता है कि जो बम्बई का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, कमाठीपुरा हुआ, शुक्ला जी स्ट्रीट हुआ या फॉरेस्ट रोड हुआ, इस किस्म के और भी कई एरियाज़ हैं बॉम्बे में। जो बॉम्बे एक पोर्ट सिटी होने की वजह से जो बाहर से शुरू से समुद्री जहाज़ काफ़ी आते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, समुद्र का किनारा है। तो ये तो दुनिया भर में मशहूर है कि जो बड़ा पोर्ट होगा बॉम्बे जैसा, वहाँ पे स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इस किस्म की चीज़ें होनी एक लाजमियत हो जाती है। ये ज़रूरी एक बेसिक इंग्रेडिएंट गिना जाता है पोर्ट सिटी का, कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के जो एक धंधा होता है, एक बिज़नेस होता है, वो होता ही होता है। तो जो गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी उस बहुत सालों से बॉम्बे जो है वो सोने चांदी और हीरे का भी बहुत बड़ा सेंटर रहा है और बिज़नेस का बहुत बड़ा सेंटर था, कॉटन एक्सचेंज था, ऑयल सीड की मंडी थी बहुत बड़ी, कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। तो जो व्यापारी लोग आते थे ख़ास तौर पे गुजरात से, तो उनका जो बॉम्बे में एक जो प्रोग्राम होता था क्या क्या करना है, उसमें बहुत सारे लोगों में ये एक ज़रूरी हिस्सा होता था रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स का चक्कर लगाना। तो इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनरी जो बनाते थे। तो ये एक पुराना एक सिलसिला है, बड़े शहरों के साथ जुड़ा होता है, कोई अजीब बात नहीं है इसमें। तो जो रमनीक लाल जी थे, ये भी डिफरेंट डिफरेंट व्यापारियों के साथ जब बॉम्बे आते थे, तो उनके साथ जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट किस्म की, जिनको हम कोठे कह देते हैं, वहाँ पे हर बिल्डिंग जो है उसका नंबर हुआ करता था। तो 2 या 3 फ्लोर की इमारतें होती थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। नीचे दुकानें जो ऑफिस होती थी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ये वेश्यावृत्ति के जो अड्डे धंधे चलते थे, उनको जो था वो कोठी नंबर, जो कोठा नंबर 1 2 3 4 5 6 इस किस्म के होते थे। तो वो हर स्ट्रीट में, कमाठीपुरा में भी, शुक्ला जी स्ट्रीट में भी, फारस रोड पे भी इस नंबर ज़रूर हुआ करते थे, ताकि आपको
उनको ढूंढने में लोगों को आसानी रहती थी, रेफरेंस के लिए भी आसानी रहती थी। तो रमनीक लाल जी को शौक़ था कोठों पे जाने का, नए नए लोगों के साथ आना। पैसे उनके खर्च होते थे सेठ लोगों के, और ये अकाउंटेंट जो मुंशी जी थे रमणीक लाल जी, ये अपना मौज मेला भी कर लेते थे, उनकी एंटरटेनमेंट भी हो जाती थी, और काफ़ी लोगों से उनकी वहाँ पे वाकफियत भी हो गई। जो कोठे के बाहर जो कुछ छोटे मोटे बदमाश बैठाए जाते थे, जो लड़कियों की हिफाजत का काम करने के साथ साथ उनकी दलाली भी करते थे, लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी करते थे। तो कई किस्म के इलीगल धंधे जो हैं वो इस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चलते रहते हैं। तो उस समय रिसर्च के दौरान पता लगा कि रमणीक लाल जी को जहाँ कहीं गुजरात में कुछ अच्छी लड़कियाँ, कहीं गरीब लड़कियाँ घर की मिल जाती थी, तो थोड़े से पैसों में उनके माँ बाप से बातचीत करके उनको बम्बई का लालच दे के उनको बम्बई में कहीं अच्छी नौकरी दिलवाऊँगा, अच्छा काम करवाऊँगा इनसे, तो वो लेके आ जाता था और कोठे पे बेचता था। उसी चक्कर में बम्बई की बातें सुनते सुनते कहीं वो 15-16 साल की लड़की गंगा, जिनके घर में इसका आना जाना था, उठना बैठना था, खाना पीना भी था, उसका भी कहीं इंटरेस्ट बम्बई में हो गया कि मैं भी बॉम्बे जाके देखूं, इतनी बातें ये रमनीक जी सुनाते हैं तो देखे तो सही बॉम्बे क्या है। और इसी किस्म के किस्से कहानियाँ सुनाते उस समय को लोगों का कहना है कि उसने उस लड़की का ब्रेन वॉश करके उसके साथ रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि जैसे घर वालों को थोड़ी सी भनक लगने लगी, कुछ उनकी हवा लगने लगी, तो वो लड़की के ऊपर उन्होंने बंदिश लगाने की कोशिश की। तो एक दिन बिना किसी को बताए गंगा अपने घर से उस ज़माने में 10,000 रुपया चोरी करके, जो उसके माँ बाप ने उसकी शादी के लिए या किसी और बिजनेस के लिए रखा था उसको पता था, और कुछ गहने अपनी माँ के न जो और जो नए खरीद के रखे होंगे वो लेके रमनीक के साथ भाग के बम्बई आ गई। और साउथ बम्बई में दोनों ने एक घर किराए पे लिया और रमनीक ने उसको शादी का वादा किया। कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो भी गई थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं है। एक दो कुछ पुराने सर्टिफिकेट ज़रूर मिले हैं जिनमें गंगा का नाम के साथ उसके बाप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन रमनीक का नाम कहीं कोई जिक्र नहीं आता। तो ये चक्कर था एक भोली भाली यंग उम्र की एम्बिशियस लड़की, उस ज़माने की अपने आप को फॉरवर्ड लुकिंग कहने वाली लड़की को बम्बई में आके उसने कुछ प्रोड्यूसर से मिलवाया, कुछ गुजराती प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और फाइनेंसर्स जो थे उनसे मिलाया। लेकिन वो कोई उसको लड़की को तजर्बा भी नहीं था, यंग भी बहुत थी, और उस ज़माने में लोग नई एक्ट्रेसेस के साथ रिस्क बहुत कम लिया करते थे। तो कई से ऐसे फैक्टर थे कि उसको कहीं को काम मिला नहीं, और अचानक उसको एक दिन धोखे से वो रमनीक भाई जो था वो लेके उसको कमाठीपुरा के एक आंटी के अड्डे पे ले आया और उसको 5,000 रुपये में वहाँ पे बेच दिया। मैंने बहुत जो स्टडी करते करते मालूम पड़ा था कि 500 रुपये में बेचा था। वो बात गलत है, क्योंकि उस ज़माने में जो और इस किस्म के सौदे हुए थे, जब उनकी हमने रिसर्च की, हमने एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी या रॉयटर्स, उसके लिए भी 1988 में एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था बम्बई में जिस्म फरोशी के धंधे पे और जो लड़कियों का ख़रीदना बेचना। उसमें हमने वहाँ पे एक लोकल जो कमाठीपुरा के पुराने पत्रकार थे, अब उनकी डेथ हो गई, वो रहते वहीं पे थे और वो अपना एक अखबार भी छोटा सा चलाया करते थे। उनको लेके हमने कुछ लोगों से कोठे वाली औरतों से बात भी की थी, और कुछ बुज़ुर्ग लोग जो वहाँ पुराने ज़माने से रहते थे 50-60 साल से, उनसे बातें करके भी तो ये कन्फर्म हुआ कि उस ज़माने में जो यंग लड़कियां होती थी 20 साल के नीचे नीचे की, उनकी अच्छी कीमत मिलती थी, और जैसे उम्र ज़्यादा होती थी उनकी कीमत इतनी नहीं मिलती थी। और ये लड़की क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत खूबसूरत थी बाकी लड़कियों की तुलना में, तो डेफिनेटली उनका कहना है कि वो 500 रुपये की बात गलत है, उसको 5,000 रुपये में ही बेचा गया होगा। तो रमनीक लाल जी वो 5,000 रुपया लेके, और जो वहाँ से 10,000 रुपये लेके घर से भागे थे, उसके जो कुछ पैसे बचे थे वो और गहना वहना लेके वो लापता हो गए, और लड़की को वहाँ कोठे पे छोड़ के चले गए।
और उस कोठे पे फिर इस लड़की को आहिस्ता आहिस्ता जो कोठे वाली थी उसने इसके ग्राहकों के पास भेजना शुरू किया। और उस ज़माने में एक और बहुत बड़ी एक शौक़ था लोगों में कि अमीर जो लोग थे, पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन, कि जो नई लड़की है उसके ऊपर वो पैसा खर्चना अपना एक स्टेटस सिंबल समझते थे। तो वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस लड़की से, गंगा से, ज़्यादा पैसे मिलने लगे गंगा को, और उसकी जो उसके कोठे वाली जो चलाती थी। तो इस धंधे में पैर रखने के बाद काठियावाड़ की वो एक पढ़ी लिखी हल्की उम्र की लड़की वो गंगूबाई बन गई, गंगा से गंगूबाई। और वो इतनी उसका रुतबा बढ़ा, उसके जो पैटर्न थे वो उसको उसकी सरपरस्ती करने वाले बहुत बड़े लोग थे। तो उस लड़की क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी और घर के ऐसे माहौल से आई थी कि उसको बात करने में झंझनाहट नहीं होती थी, सीधी बात करती थी। तो उसने जो कुछ कोठे के असूल होते हैं कि सारी कमाई जो लड़कियों की है वो कोठे वाली मालकिन रखती थी, और उनको थोड़ा बहुत खर्चे के लिए पैसे देने, बाकी उनके पैसे काट लिए जाते थे। तो ये अपना झगड़ा वगड़ा करके अपना असर सूख की वजह से ये अपने पैसे अलहदा रखने शुरू किए, और जो और मजबूर लड़कियां होती थी उनकी हेल्प करनी शुरू की। किसी के साथ वायलेंस होती तो उसको रोकने के लिए आवाज़ उठाती थी। तो इना वे अपना धंधा करते करते वो एक क्रूसेडर भी बन गई अपनी जैसी और लड़कियों को उनकी मदद करने में और उनकी इमोशनली और फाइनेंशियली मदद करने में। तो आहिस्ता 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 उसने एक अपना रुतबा भी अपनी किस्म की औरतों में बनाना शुरू कर दिया। और ये भी एक बार ऐसा किस्सा आया कि वो दौर था जब करीम लाला अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े सरगना गिने जाते थे, और उनका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। मैंने बात की थी बड़े बाबा से, उनको बोलते थे हम एक बार उसी जब रिसर्च कर रहे थे स्टोरी पे, तो एक कोई पठान था उस एरिया में रहता, परवेज़ उसका नाम था। उसने हट्टा कट्टा बहुत था, तगड़ा बहुत था और लोग डरते थे उससे। उसने कहीं किसी नशे की हालत में गंगूबाई का रेप किया। तो लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा, और गंगूबाई का ये कहना था कि मैं वेश्या ज़रूर हूँ, अपना जिस्म बेचती हूँ लेकिन अपनी मर्ज़ी से बेचती हूँ। किसी को रेप करने का हक़ नहीं है मेरे ऊपर, ज़बरदस्ती करने का हक़ नहीं है। इस किस्म का उसकी एक थिंकिंग बन गई थी ओवर द ईयर। तो उसने जब, और उसको काफ़ी चोटें भी आई, तो उसको मालूम पड़ा कि ये आदमी जो है, किसी ने बता दिया कि ये करीम लाला का आदमी है। तो वो पता करते करते उसको मालूम पड़ा, करीम लाला के ऑफिस पहुंची अपने और दो चार बंदे लेके, वहाँ से मालूम पड़ा वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। वे नमाज मस्जिद के बाहर जाके बैठ गई। जैसे ही करीम लाला बाहर निकले नमाज़ पढ़ के, तो इसने उनको बताया कि आपके आदमी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो करीम लाला ने उससे माफ़ी मांगी। मैं आपको एक पहली 2-3 वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि करीम लाला औरतों की बहुत इज़्ज़त करते थे। औरत किसी किस्म की हो, किसी की भी हो, वो कभी आँख उठा के नहीं देखते थे औरतों की तरफ। ये सबको मालूम है, पूरा डॉक्यूमेंटेड है ये सब बातें। तो उनको जब पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने अपने आदमी भेज के उस परवेज़ को ढूँढा, उसको मारा, अपने बंदों को बोला इसकी पिटाई करो, सीधा करो, पुलिस के हवाले करो, केस बनाओ इस पे। और उससे माफ़ी मांगी गंगूबाई से, और उसको बोला कि जाइए आज के बाद आपके पूरे इलाके में कोई किसी भी गैंग का, मेरा तो कोई गैंग ऐसा नहीं कि मैं वहाँ को आपसे इकट्ठा करता हूँ, आपसे जो प्रोटेक्शन के पैसे लेता हूँ, लेकिन आज के बाद आपसे किसी भी गैंग का कोई भी आदमी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपसे कोई हफ्ता प्रोटेक्शन में नहीं मांगेगा। तो गंगूबाई बहुत तेज़ तरार हो चुकी तब तक, तो उसने वहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि आज मैं ये करीम लाला साहब को अपना भाई मानती हूँ। और करीम लाला ने कह दिया आप हमारी बहन जैसी हो। तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि करीम लाला को गंगूबाई ने राखी बांधी है और भाई बना लिया है। लेकिन उसके बाद वो कमाठीपुरा का माहौल बदल गया, वहाँ पे दादागिरी ख़त्म हो गई। कोई लड़कियों को बदतमीज़ी नहीं करता था, अपना धंधे के हिसाब से लोग आते थे, अपना चले जाते थे। लेकिन वो जो बदमाशी पहले चलती थी वो सब रुक गई। तो ये गंगूबाई का करैक्टर था। और आहिस्ता-आहिस्ता जो कोठे वाली थी वो काफ़ी एज्ड हो गई, वो मर गई, और उसके मरने के बाद गंगूबाई उस कोठे की
मालकिन बन गई और उसके नीचे जो 50-60 लड़कियां काम करती थी। उसने फिर इनके जो 3-4 काम अच्छे किए, उसने एक ये वेश्याओं के लिए एक उसने सेविंग बैंक किस्म का एक अकाउंट चलाया कि अपने पैसे थोड़े-थोड़े सब जमा करो और जब आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हो। और उनको उनकी जो एक जो एजेड जो प्रोस्टिट्यूट्स हो गई थी उनके लिए एक पेंशन का उसने फंड बनाया। तो इस किस्म के काम करते करते वो एक तरह से हीरोइन बन गई और उसका रुतबा स्टेटस इतना बढ़ा कि कुछ तो उसने पैसे पहले बहुत कमा लिए थे और वो गंगूबाई मेरा हिसाब से हिंदुस्तान की पहली ऐसी कोठे वाली होगी जिसने उस ज़माने में एक बेंटली कार खरीदी, जो उस समय सबसे महंगी कारों में से एक थी। काले रंग की बेंटली कार लेके वो निकलती थी और इतने महंगे कपड़े पहनती थी कि उसकी जो साड़ी होती है सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी वो गोल्ड से बॉर्डर उसके सोने के धागे से उसके बॉर्डर जो बनाए जाते थे। तो ये इस किस्म का उसने एक इमेज करैक्टर बनाया और अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी उम्र में यंग एज में 78 में 39 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका लीजेंड जो है लीजेंड ऑफ गंगूबाई वो आज तक चलता है। मुझे मालूम है जब हमने वो रॉयटर्स एजेंसी के लिए वो स्टोरी की थी जो इंटरनेशनल लेवल पे चली, उसमें हमने कोई 100-150 जो और कोठे पे काम करने वालियाँ डिफरेंट एज ग्रुप की लड़कियाँ थी उनसे बात की थी और हमें मालूम पड़ा कि हर चौथी पाँचवीं लड़की का नाम गंगा है। वो गंगूबाई उनके लिए इतना बड़ा रोल मॉडल बन गई थी कि बहुत सी औरतों ने अपना नाम पराना शीला वीला छोड़ के अपना नाम गंगा रख लिया था। ये एक गंगूबाई की लेगेसी है और वो गंगूबाई काठियावाड़ी जिसको कहते थे, वो गंगूबाई कोठेवाली होके भी वो इनके लिए जो इतना कर गई, आज भी उसको वहाँ की जो कोठे में कई लोग अभी रिसेंटली मेरी एक प्रेस रिपोर्टर मित्र हैं, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया है वहाँ रेड लाइट एरियाज़ में, मेरे भी उसमें कमेंट्स लिए उन्होंने। उन्होंने बताया कि बहुत से वेश्याओं के कमरों में आज भी गंगूबाई की फ़ोटो लगी हुई है और उसको हार चढ़ाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तो ये एक किस्सा था गंगूबाई काठियावाड़ी का। अच्छा, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कल के दिन मैं आपको कल जो है वो एतवार के दिन मेरे परम मित्र और हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उस पे एक स्पेशल प्रोग्राम छोटा सा मैं आपको एतवार को सुनाऊंगा। मेरी राजेश खन्ना जी के साथ मेरी कुछ यादें जो वो आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।